नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। रूस की ओर से दावा किया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ 100 फीट की दूरी पर बारूद जमा किया गया है, जिससे रेडिएशन वाली तबाही फैल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन में परमाणु विनाश का काउंटडाउन तो नहीं शुरू हो गया? आखिर पुतिन यूक्रेन के परमाणु प्लांट को बेस बनाकर करना क्या चाहते हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। विध्वंस, विनाश, तबाही, बर्बादी, विपत्ति, मौत, लाशें, रेडिएशन, यूक्रेन में रूस ना बम चलाएगा, ना मिसाइल बरसाएगा, ना ही टैंक गरजेगा, ना फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। बिना एटम बम फटे यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगी। खतरा बहुत ही बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंजर का अलार्म बज गया है। रूस की जिद और यूक्रेन के डर के बीच किसी भी वक्त परमाणु तबाही आ सकती है। इस तबाही का एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन अरसे से यह आरोप लगाता रहा है कि रूस की सेना ने परमाणु प्लांट को सैन्य अड्डे में बदल दिया है। ऐसा कर रूस रोज खतरे से खेल रहा है और रूस यूक्रेन के हर आरोप को खारिज करता आया है। लेकिन हाल में जो वीडियो सामने आया वो चौंकाने वाला है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के अंदर का है। वीडियो में रूस के ट्रक दिख रहे हैं। दावा है कि इन ट्रकों पर रूस का जेड मार्क लगा है। दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना के ये ट्रक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के एक टरबाइन हॉल के अंदर खड़े हैं। वो भी एक दो नहीं, 5 ट्रक इस टरबाइन हॉल में साफ साफ दिख रहे हैं। इस वीडियो को रात में रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में जो हॉल दिख रहा है वो एक टर्बो जनरेटर हॉल है। इस हॉल से 100 फीट की दूरी पर एक परमाणु रिएक्टर मौजूद है। यानी रूस की सेना के जो ट्रक यहां खड़े दिखाई दे रहे हैं उसकी परमाणु रिएक्टर से दूरी महज 100 फीट है। परमाणु रिएक्टर अपने आप में अथाह ऊर्जा समेटे होते हैं और परमाणु रिएक्टर के इतने करीब सेना का ट्रक बहुत बड़े खतरे को दावत दे सकता है। यह वीडियो तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के एक हॉल का है। पूरे प्लांट में रूस की सेना मौजूद है। यानी अगर ये वीडियो सही है तो 100% साफ हो जाता है कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने एक सैन्य अड्डे में बदल दिया है। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि जुलाई में रूसी सेना ने परमाणु प्लांट को सैन्य अड्डे में बदल दिया है और वहां रॉकेट लॉन्चर से लेकर कई घातक हथियार रख दिए हैं। हालांकि रूस ने यूक्रेन के लगाए सारे आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन वहां जो हालात बने हुए हैं वो बहुत डरावने हैं, क्योंकि यहीं परमाणु युद्ध का ग्राउंड जीरो होने का दावा किया गया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जबकि इस प्लांट में ज्यादातर कर्मचारी यूक्रेन के हैं।
यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना बंदूक के जोर पर कर्मचारियों से काम करवा रही है, जिससे परमाणु पावर प्लांट में बड़ा हादसा कभी भी मुमकिन है। वहीं ज़ेपोरिज़िया को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए यूक्रेन सेना ने मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में परमाणु प्लांट कंपाउंड में रॉकेट अटैक हुआ। कंपाउंड में रॉकेट गिरने के बाद गड्ढा बना। पावर प्लांट की छत का एक हिस्सा भी रॉकेट के हमले में गिर गया। न्यूक्लियर प्लांट की दीवार पर गोलियों के निशान और खिड़की के शीशे भी साफ देखे गए। परमाणु विशेषज्ञों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र में हुए नुकसान को बहुत बड़ा थ्रेट बताया। Greatly concerned about the unfolding situation in and around Europe's largest nuclear power plant in Zaporizhzhia. Common sense must prevail to avoid any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant. And the facility must not be used as part of any military operation. Instead, agreement is urgently needed to establish Zaporizhzhia as purely civilian infrastructure and to ensure the safety of the area. ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूस के कब्जे में है। हालांकि यूक्रेन की सेना ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को जीतने में जुटी है, लेकिन महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ नहीं सकी है। इस बीच 11 अगस्त को परमाणु प्लांट के दफ्तर और फायर स्टेशन पर रॉकेट से 10 हमले हुए थे। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर प्लांट पर हमले का आरोप लगाया। लेकिन परमाणु प्लांट के पास हुए इन हमलों ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि अगर ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा तो नतीजा विनाशकारी होगा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। यहाँ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने इसके कंट्रोल बिल्डिंग पर अटैक किया था और ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। तब से यूक्रेन इस प्लांट को अपने कब्जे में लेने में लगा है। अगर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से इस परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैला तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन के हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इस खतरे को लेकर बहुत ही गहन रिसर्च की है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन की होगी। वहां विस्फोट से तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसानों की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे, जहां रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। इनमें से अधिकांश देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहां रेडिएशन फैला तो वो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। नेटो ने रूस से अपील की है कि यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को प्लांट में जाने, जांच पड़ताल की फौरन इजाजत दें। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि IAEA के प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट में जाने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि परमाणु पावर प्लांट में रेडिएशन वाले पदार्थ के 174 कंटेनर रखे गए, जो किसी भी हमले की चपेट में आए तो हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल ज़ेपोरिज़िया रूस के सैनिकों के हवाले है, लेकिन कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पावर प्लांट को हासिल करने की पूरी कोशिश में यूक्रेन फोर्स लगी है। जिस तरह यूक्रेन की सेना के हमले बढ़े हैं, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ज़ेपोरिज़िया फिर यूक्रेन के कंट्रोल में हो, क्योंकि इस परमाणु पावर प्लांट की क्षमता और लोकेशन दोनों यूक्रेन के लिए काफी अहमियत रखता है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट की कुल क्षमता करीब 6000 मेगावाट बिजली बनाने की है।
जिससे लगभग 40 लाख घरों में बिजली सप्लाई हो सकती है। ये प्लांट दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे स्थित है। ये प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेर्नोबिल से करीब 525 किलोमीटर दक्षिण में है। वहीं ज़ैपोरिज़िया प्लांट की क्राइमिया से दूरी 200 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा तो यहां तक है कि रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कनेक्शन यूक्रेन के मेन पावर ग्रिड से तोड़कर उसके क्राइमिया के पावर ग्रिड से जोड़ना चाहता है, ताकि इस प्लांट से क्राइमिया को बिजली मिल सके। इसी वजह से रेडिएशन का खतरा इस वक्त यूरोप के सिर पर मंडरा रहा है। परमाणु खतरे का सबसे बड़ा अलार्म बज उठा है। और देखिए, चीन से डरने के बजाय अब ताइवान ने चाइनीज हमले को टक्कर देने के लिए तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली है। ताइवान के करीब 300 फाइटर प्लेन इस वक्त पूरी तरह से वॉर मोड में आ चुके हैं। ताइवान ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट पर एंटी शिप मिसाइल भी लोड कर दी है। साफ साफ इशारा इसी ओर किया जा रहा है कि अगर चीन की वॉरशिप यानी कि ताइवान की ओर वो आगे बढ़े तो इन्हें एंटी शिप मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा। यह रिपोर्ट देख लीजिए। युद्ध का सायरन बज गया है। ये ताइवान का एक बहुत ही अहम एयरबेस है और यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ानें जारी रही। ये ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर जेट से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज को चीन के फाइटर से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं, क्योंकि चीन के पास यही ताइवान का सबसे बेहतरीन डिफेंस है। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। मैं इस वक्त ताइवान में मौजूद हूँ। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है, लेकिन चीन उसे एक छोटा सा द्वीप समझता है।
साइज के हिसाब से ताइवान की फाइटर शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि वायुसेना की ताकत उसकी जबरदस्त है। हालांकि चीन से अगर मुकाबला होगा तो वो ज्यादा देर तक चीन के सामने अपनी एयरफोर्स के जरिए टिक नहीं पाएगा। एयरफोर्स की ताकत उसकी कभी भी घुटने टेक सकती है। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। दरअसल चीन की एयरफोर्स लगातार ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर रही है। ऐसा कई हफ्तों से हो रहा है। अब तो चीन खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीन का जंग भड़काने वाला एक तरीका है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने विरोधी पर दबाव डालता है। चीन डराता है, चीन धमकाता है। लेकिन क्या ताइवान को ऐसे खतरों से डरने की जरूरत है? क्या वाकई ताइवान चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? इसके लिए अब आपको F-16 वाइपर वेपन पैकेज दिखाते हैं, जो चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा। और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है, उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। यानी ये ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है। क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। अब आपको दिखाते हैं कि चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के F-16 किन मिसाइलों से लैस है। ये है F-16 की एमरम मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, एमरम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X
साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है, चाहे एमरैम हो या फिर साइड विंडर। आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। सच तो यह है कि ताइवान चीन का अकेला मुकाबला कभी नहीं कर सकता है, और अगर आमने सामने का मुकाबला हो गया, इतनी कुव्वत तो ताइवान जरूर रखता है कि दुनिया के सामने चीन को शर्मिंदा कर दे। बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्रम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी यह है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या इतने हथियार दे दिए जाएं कि वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन क्या ताइवान इतनी जल्दी इन सब के लिए तैयार है? क्या ताइवान ने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना फुल प्रूफ बना लिया है? ताइवान को लेकर अगर जंग हुई तो बारूद का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भी मामूली नजर आएंगी। अमेरिका को भी इस जंग में उतरना होगा और फिर आसमान में जो आमना सामना होगा उसमें एक तरफ अमेरिका का F-35 जेट होगा तो दूसरी तरफ चीन का J-20। ये दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो रेडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका ने F-35 को लेकर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जमीन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए जाएं, इसे लेकर उसकी एयरफोर्स हवाई और ग्वाम द्वीप में लगातार इस स्टेल्थ जेट के साथ प्रैक्टिस कर रही है। वहीं चीन ने अपने स्टेल्थ जेट J-20 से ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। ये चीन की कॉम्बैट एविएशन का सबसे उम्दा जहाज माना जाता है और चीन ने इसे पेट्रोलिंग में उतारकर